हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से जीवाई फिजिक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सदिश क्षेत्र के कर्ल के बारे में, क्योंकि इससे लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेडियंट भी पढ़ लिया है और हमने डाइवर्जेंस के बारे में भी स्टडी कर ली थी। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सदिश क्षेत्र का कर्ल, CURL। फर्स्ट ईयर के अंदर टॉपिक था आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कर्ल का मान, लेकिन वो कार्तीय निर्देश तंत्र में था। ये है वक्र रेखी निर्देश तंत्र में, और सदिश क्षेत्र का ये निकलता है। अब कर्ल का मतलब, यदि अपन डेफिनेशन के ऊपर चलें तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर ये डिफाइन होता है लिमिट ds टेंस टू 0 बंद रास्ते पर रेखा समाकलन ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर अपॉन ds, और ये जो पार्ट लिया जाता है ये लिया जाता है मैक्सिमम। बंद रास्ते पर रेखा समाकलन का मतलब होता है परिसंचरण, सर्कुलेशन। तो इसका मतलब ये है कर्ल का कि जैसे मान लीजिए कोई बंद रास्ता आपने बनाया, बंद पाथ बना दिया। बंद पाथ हमेशा एक सरफेस को घेरता है, तो इसके इकाई क्षेत्रफल की बात करेगा। ये एकांक क्षेत्रफल मान लीजिए कि ds एरिया है, तो किसी बंद पथ C द्वारा परिबद्ध एकांक क्षेत्रफल में सदिश, क्योंकि सदिश में रखा हुआ है, इस वेक्टर फील्ड में रखा हुआ है, तो किसी बंद पथ परिपथ द्वारा परिबद्ध किसी एकांक क्षेत्रफल में किसी सदिश के अधिकतम एकांक क्षेत्रफल में किसी सदिश के अधिकतम परिसंचरण की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं? उस सदिश का कर्ल कहते हैं। और कर्ल के हमेशा एक डायरेक्शन होती है कि कितना फास्ट वेक्टर रोटेट कर रहा है, कितनी तेज़ी से घूम रहा है, कर्लिंग नेचर कितना, उसका घूमने की दर कितनी है। इसका मतलब हमेशा राइट हैंड का यूज़ करके इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर, तो कर्ल हमेशा एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर निकल के आता है। जो आप एक रास्ता लेंगे जिसमें परिसंचरण होगा, उसके लंबवत बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये तो कंपोनेंट है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ आ जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। जो कि जैसे U1 U2 में है प्लेन, जैसे XY में है तो डायरेक्शन आएगी Z कैप या K कैप। YZ में है रास्ता तो डायरेक्शन आएगी YZ के परपेंडिकुलर I कैप, ठीक है। ऐसे चूज कर सकते हैं। तो ये तो डेफिनेशन है, ये आपको लिख लेनी है। अब वक्र रेखी निर्देश तंत्र में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक वक्र रेखी निर्देश तंत्र बनाते हैं। U1 U2 और U3, और ये मूल बिंदु O है। यहाँ हमने एक बंद रास्ता बना दिया इस प्रकार से, O और A B C, और ये मान लीजिए ये हमने डायरेक्शन चूज कर ली है रास्ते की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कोई बंद पाथ है, बंद रास्ता है, क्लोज पाथ है। यहाँ पर ये वेक्टर फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो वेक्टर है वो वेक्टर है A वेक्टर बराबर A1 कैप A2 कैप प्लस A3 कैप। ये एक सदिश है। U1 की दिशा में इसका कंपोनेंट A1 है, U2 की तरफ A2 है, ऊपर कितना है A3 है, ठीक है। तो यहाँ पर बना सकते हैं, इधर A1 आ जाएगा, इधर A2 आ जाएगा और ऊपर A3 आ जाएगा। कर्ल ज्ञात करने के लिए हम इस बंद रास्ते के ऊपर OABCO, बंद रास्ते का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहीं आके वापस रुकना है आपको, वहाँ उसका रेखा समाकलन ज्ञात करके इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे। अब एरिया ये वन को पता है कि O से A तक की लंबाई होती है H1 DU1, O से C तक की लंबाई होती है H2 DU2। इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा DS बराबर H1 H2 DU1 DU2, क्योंकि बाद में काम आएगा इसलिए पहले एरिया लिख लेते हैं। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपन लें तो राइट हैंड का यूज़ करके, तो ऊपर की तरफ, यानी कर्ल की दिशा, यदि वेक्टर यहाँ रोटेट कर रहा है तो उसका कर्ल विद्यमान होगा, उसकी दिशा आएगी ऊपर की तरफ U3 में। U3 की डायरेक्शन में डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होता है E3 कैप, तो E3 में इसकी डायरेक्शन निकल के आने वाली है। अब हम सबसे पहले रेखा समाकलन निकालेंगे OABCO,
ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसके कितने भाग होंगे, इसके भाग होंगे एक तो ओ से ए तक, प्लस दूसरा आएगा ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, सब में लगा लेना आप, दूसरा आएगा ए से बी तक, तीसरा आएगा बी से सी तक, और चौथा आएगा सी से ओ तक। तो सबसे पहले हम ओ से ए तक ज्ञात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक नंबर ओ से ए तक ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का मतलब ए डी एल कोस थीटा। कोस, अब देखो इधर ही A1 वेक्टर है, इधर ही आपका रास्ता है, इसका मतलब वेक्टर और आपका जो जाने का अल्पांश का रास्ता है वो सेम है, इसका मतलब कोस 0 हो जाएगा। कोस 0 का मतलब क्या आ जाएगा, अब यहाँ A वेक्टर का मतलब A1 ही है, और इसकी लंबाई कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको लंबाई कितनी है H1 और DU1, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A1 H1 DU1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, यदि आप निकालना चाहो, अब इसके सामने वाला निकाल लो पहले, BC ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसका मान देखिए ध्यान से। क्योंकि इस रास्ता और ये रास्ता आपस में पैरेलल हैं, समान है। कर्ल का कंसेप्ट ध्यान से समझना, ये और ये रास्ते क्या हैं, समान हैं, इनकी डायरेक्शन मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, डायरेक्शन तो अपोजिट है। ये वेक्टर ही यहाँ पर काम आएगा, लेकिन ये जो A1 वेक्टर है वो तो चलो ठीक है काम आ जाएगा, लेकिन अब उस वेक्टर को यहाँ से यहाँ तक भी तो लेके जाओगे, और यहाँ से जब यहाँ लेके जाओगे तो ये डायरेक्शन कौन सी है, U2। इधर कौन सी डायरेक्शन है, U2, मतलब E2 कैप। तो इसमें इस U2 वाले डायरेक्शन के सापेक्ष चेंज आएगा, किसमें, यहाँ O से A तक जितना आपका रेखा समाकलन होगा, उस रेखा समाकलन को यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे, तो कहने का मतलब जो H2 डेल U2 है उसके सापेक्ष परिवर्तन आएगा इसमें, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले था A1 H1 DU1 या डेल U1, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। प्लस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो लेके जा रहे हो वो पॉजिटिव E2 कैप में लेके जा रहे हो, इसलिए प्लस साइन आएगा, इसमें परिवर्तन आएगा A1 H1 DU1 में परिवर्तन आएगा, किसके सापेक्ष, S2 डेल U2 के सापेक्ष, ठीक है। क्योंकि यहाँ से O से लेके C तक की जो लंबाई है वो है S2 डेल U2, तो उसी के सापेक्ष परिवर्तन आएगा। और कितने डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये तो परिवर्तन की दर हो गई, ये तो परिवर्तन की दर है, इसमें कितने डिस्टेंस है, H1 DU2 डिस्टेंस है, तो इतनी दूरी तक इसमें परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। चलो ये इतना कंपोनेंट हो गया, लेकिन क्या C से B की तरफ है या B से C की तरफ है, ये पूरा ये है B से C की तरफ, यानी माइनस डायरेक्शन आएगी, तो माइनस साइन आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो अपनी तरफ है, मतलब आपकी तरफ बाहर, और जो B से C की तरफ वो ऑपोजिट है, यानी A वेक्टर और DL वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया A वेक्टर डॉट DL वेक्टर का इतना मान। अब आपको निकालना है C से O तक। इसका आंसर आ जाएगा A2 S2 DU2 वो माइनस के साथ, ठीक है। ये क्यों आएगा, क्योंकि O से C तक A2 वेक्टर बाहर की ओर है, लेकिन C से O तक रास्ते की दिशा अपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, कोस 180। तो इस रास्ते पर A2 A वेक्टर तो A2 होगा, DL क्या होगा, S2 DU2, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपने निकाला है ये वाला, यही काम आएगा सामने वाले में AB में, लेकिन इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये प्लस U2 कैप यानी E2 वेक्टर की तरफ, E2 कैप की तरफ जा रहा है, इसलिए बाहर इसमें साइन किसका आएगा, प्लस का। जैसे इसमें माइनस का आया था ना, इसमें प्लस का है तो इसमें माइनस का, इसमें माइनस का है तो अगले में प्लस का आएगा। देखिए आपको निकालना है A से B तक A वेक्टर डॉट DL वेक्टर का मान, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। आप कह रहे हो कि सर बाहर तो प्लस आएगा, ये तो A2 S2 DU2 है, A2 S2 DU2, तो आपको इसको
अच्छा यहाँ पर ये H1 लिख दिया मैंने, ये H2 आएगा भाई, H2 और फिर ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। A2H2 यहाँ से उठा के इधर ला रहे हो तो प्लस इवन कैप में आ रहे हो, मतलब प्लस आएगा। अब इसमें परिवर्तन आएगा इसी के अंदर, A2H2 में परिवर्तन आएगा किसके सापेक्ष, H1 डेल U1 के सापेक्ष कितने डिस्टेंस तक, H1 DU1 डिस्टेंस तक। इसको ध्यान से समझ लेना क्या है ये। यहाँ पर कितना एरे का समाकलन, यहाँ है A2H2 कल परिमाण को देखना। यहाँ से इसको यहाँ लाओगे तो इसमें परिवर्तन आएगा। कौन सी दिशा में आ रहे हो आप, E1 कैप की डायरेक्शन में, यानी H1 डेल U1 के सापेक्ष परिवर्तन आएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है H1 DU1। पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में क्या लिखोगे, H1 डेल U1। ये तो यहाँ से यहाँ तक की परिवर्तन की दर हो गई, ये वाला फैक्टर कितने डिस्टेंस तक, H1 DU1 डिस्टेंस तक मल्टीप्लाई हो गई। और बाहर A से B तक यानी जो प्लस E2 कैप में होने की वजह से प्लस साइन आ जाएगा। चारों को जोड़ दो, चारों को जोड़ेंगे तो अपने पास जोड़ने पर बंद पात का समाकलन आ जाएगा, A वेक्टर डॉट DL वेक्टर का मान, और वो जो आएगा अपने पास, जैसे A2H2 है, ये कट जाएंगे, ये डेरिवेटिव वाले बच जाएंगे अपने पास, और इसमें प्लस है और दूसरे में माइनस है, तो ये आएगा डेल A2H2 बाई डेल U1, और इधर DU1, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, ये डेल A1H1 DU1 DU2 अपॉन डेल U2। ठीक है, माइनस डेल ओवर डेल U2 A1H1 DU1 DU2। अब इसको ध्यान से देखना आप लोग, जब U1 के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो अंदर DU2 नहीं रह पाएगा, वो बाहर आ जाएगा। जब U2 के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो DU1 अंदर नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से डेल U1 अंदर बचेगा A2H2 और बाहर आएगा DU1 DU2। ऐसे ही इसमें DU1 DU2 कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये आपका टोटल रेखा समाकलन आ गया। अब इसमें कर्ल की डेफिनेशन में इसको रखना है आपको। तो कर्ल क्या होगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का तीसरा कंपोनेंट आएगा ये, तो क्योंकि U3 कैप की डायरेक्शन में डायरेक्शन है कर्ल की। किससे डिवाइड करोगे, एरिया से। एरिया कितना है, H1H2 DU1 DU2। तो आप डिवाइड करके रख देना और फिर DU1 DU2 कट जाएंगे तो बच जाएगा नीचे 1/H1H2 और ये आंसर आ जाएगा डेल बाई डेल U1 A2H2 माइनस A1H1। ठीक है, ये आपके पास तीसरा कंपोनेंट आ गया कर्ल का। जब इसके साथ में डायरेक्शन ऐड हो जाएगी E3 कैप तो ये फिर ये तीसरा कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से फिर दूसरे कंपोनेंट भी लिख देते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन। जब U1 और U2 आ रहे हैं तो यहाँ H1H2 है। ठीक है, लेकिन यदि आप H1H2 H3 तीनों बनाना चाहो तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दोगे, S3 से। भाई H1H2 H3 तीनों में आ जाएंगे तो यहाँ पर S3 से गुणा हो रहा है। देखो जब तीसरा कंपोनेंट है तो ऊपर S3 आएगा, जब पहला कंपोनेंट है तो H1 आएगा, जब दूसरा कंपोनेंट लिखेंगे तो H2 आएगा। और सिमेट्री देख लो, 3 के बाद में 1 के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, 3 के बाद में 1 आता है चक्रीय क्रम में और 1 के बाद में 2। जब यहाँ 1 है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, 1 के सापेक्ष अवकलन U1 के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो फिर इधर A1H1 है, जब U2 के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो इधर A2H2 है। ठीक है, अंदर A3 S3 होंगे ही नहीं जब तीसरा कंपोनेंट की निकाल रहे हो तो।
तो अब इसमें देखिए आप, इसी प्रकार कर्ल का जो पहला कंपोनेंट आएगा वो आएगा H1 अपॉन H1 H2 H3। 1 के बाद में आता है 2, इसको छोड़ दो अभी एक बार, और 2 के बाद में आता है 3, तो 1 2 3। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। या 3 है तो यहाँ A3H3 आ जाएगा, या 2 है तो यहाँ आ जाएगा A2H2। इसी प्रकार से आप लिखोगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट, तो यहाँ H2 अपॉन H1 H2 H3। 2 के बाद में 3 आएगा, यहाँ आएगा A1 H1 माइनस 3 के बाद में 1 आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा A3 H3। ठीक है, तो ये वाले पार्ट हैं यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, तो A1 A2 A3 तीनों कंपोनेंट आपने निकाल लिए कर्ल के, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। क्या आएगा ये, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का जो पहला कंपोनेंट है उसके साथ डायरेक्शन आएगी A1 कैप, दूसरे के साथ आएगी A2 कैप, तीसरे के साथ आएगी A3 कैप। आप ऐसे लिख देना, तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों में से 1 अपॉन H1 H2 H3 तो बाहर आ जाएगा। इसके साथ डायरेक्शन जुड़ेगी H1 E1 कैप, दूसरे के साथ H2 E2 कैप, तीसरे के साथ H3 E3 कैप। और इसको आप सारणी के रूप में लिख सकते हो, H1 H2 H3, जो रिजल्ट आएगा ना आपका पूरा, उसको सारणी के रूप में लिख सकते हो। कैसे, E1 कैप के साथ में क्या है H1, E2 कैप के साथ में क्या है H2, E3 कैप के साथ में क्या है H3, बीच में आएंगे डेरिवेटिव, और यहाँ देखो A1 के साथ में H1 है, A2 के साथ H2 है, A3 के साथ H3 है, तो घटक क्या होंगे A1 H1। तो ये आपका कर्ल ऑफ ए वेक्टर आ चुका है, ये लीजिए जी, ये याद होना चाहिए सारणिक, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 अपॉन H1 H2 H3, डायरेक्शन के साथ स्केल फैक्टर लेने हैं, कंपोनेंट के साथ स्केल फैक्टर लेने हैं, और बीच में डेरिवेटिव। एक सिंपल सा लॉजिक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एक एक पॉइंट को। यदि कहीं पर दिक्कत आए तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके, चाहे आपको 5 बार उस लाइन को देखना पड़ जाए, लेकिन समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, तो उस तरीके से ही तैयार करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे आगे वाला टॉपिक। ठीक है, हालांकि इसके अंदर एक प्रूफ करना होता है कि कर्ल ऑफ ए को डेल क्रॉस ए वेक्टर के बराबर प्रूफ करना है, तो आप अपने स्तर पर उसको तैयार करने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका लेक्चर भी बना देंगे आपके लिए। ठीक है, या अब इससे आगे हम पढ़ेंगे विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र, जिसके अंदर सबसे पहले कार्तीय, फिर गोलीय और फिर बेलनाकार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।